आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज डिटर्मिनेंट। अगर सपोज हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, और हम उस मैट्रिक्स को सॉल्व करना चाहते हैं या उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट मैट्रिक्स की वैल्यू कैलकुलेट नहीं की जाती है। मैट्रिक्स के ऊपर आप क्या करते हो, डिटरमिनेंट फंक्शन लगाते हो, जो क्या करता है उस मैट्रिक्स की वैल्यू को सॉल्व करके आपको एक यूनिक सॉल्यूशन या यूनिक वैल्यू देता है। तो अगर सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है कैपिटल ए, जो कैसी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक। और हम इस मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, यानी कि मैट्रिक्स को वर्टिकल बार्स के बीच में इनक्लोज कर देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, डिटरमिनेंट हो जाता है दी हुई मैट्रिक्स का, ठीक। जो क्या करता है, ये जो डिटरमिनेंट फंक्शन होता है वो हमें इस मैट्रिक्स के लिए एक वैल्यू प्रोवाइड कराता है, यानी उसको सॉल्व करके एक यूनिक सॉल्यूशन हमें दे देता है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 1। ये जो डिटरमिनेंट होते हैं, जैसे मैट्रिक्स के अलग अलग ऑर्डर होते हैं, वैसे ही डिटरमिनेंट के भी ऑर्डर्स होते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 1, ऑर्डर 1 का डिटरमिनेंट कैसा होता है, सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है कैपिटल A इज इक्वल टू A11, यानी कि एक ऐसी मैट्रिक्स है जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 1, उसमें एक ही एलिमेंट है, एक ही रो, एक ही कॉलम है, ठीक। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 1 है। अगर हम इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उस डिटरमिनेंट को कैसे लिखेंगे, ये डिटरमिनेंट का रिप्रेजेंटेशन हो गया। और ये जो एलिमेंट्स होते हैं, इन एलिमेंट्स को भी आप कैसे करते हो, वर्टिकल बार्स के बीच में लिखते हो। और जब सिर्फ 1 ऑर्डर का डिटरमिनेंट होता है तो उस केस में कुछ भी नहीं सॉल्व करना होता है, डायरेक्ट बस जो एलिमेंट होता है वही उस डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाऊं एग्जाम्पल के थ्रू, अगर सपोज मेरे पास एक डिटरमिनेंट है ये, जिसके अंदर एक एलिमेंट है 5, तो इसको सॉल्व करके वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी। अगर मेरे पास एक डिटरमिनेंट है ये, जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है 0, तो इसको सॉल्व करके भी वैल्यू क्या मिलेगी, 0। अगर एक डिटरमिनेंट है उसके अंदर हमारे पास एलिमेंट है -3, तो सॉल्व करके भी क्या मिलेगा, -3 ही हमें मिलता है। यानी कि 1 ऑर्डर वाले मैट्रिक्स के लिए डिटरमिनेंट के अंदर जो भी एलिमेंट होता है वही उस डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है, ठीक। अब इसके बाद आता है हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, ऑर्डर 2 का जो डिटरमिनेंट होता है उसमें क्या होगा, अगर सपोज हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है कैपिटल A इज इक्वल टू A11, A12, A21 और A22, ठीक। तो इस मैट्रिक्स के कॉरिस्पॉन्डिंग जो डिटरमिनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, हम मैट्रिक्स को वर्टिकल बार्स के बीच में लिखेंगे, और इसका जो डिटरमिनेंट होगा आप क्या करोगे, सारे एलिमेंट्स को वर्टिकल बार्स के से इनक्लोज कर दोगे, A11, A12, A21 और A22। अब हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, इसको यूनिक वैल्यू देना चाहते हैं, तो कैसे होता है, 2/2 या ऑर्डर 2 के डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। यानी पहले फर्स्ट एलिमेंट को A11 को A22 से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, A11 इंटू A22। फिर बाकी बचे हुए तो दोनों एलिमेंट्स है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करो, A12 को A21 से, A12 इंटू A21, और इन दोनों को क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तब जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा, जो वैल्यू मिलेगी, वो आपके इस 2/2 के डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाती है। यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पहले इस पोजीशन के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो माइनस, फिर इस पोजीशन के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो और सिंप्लीफाई कर दो। इसको अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू समझें, तो सपोज हमारे पास एक डिटरमिनेंट है कैपिटल A, जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं 3, 4, 9 और -7। अब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो क्या करोगे, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इन दोनों एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई होगी, 3 इंटू -7 माइनस का 21, फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे क्या, बाकी दोनों एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन, तो 4 9 जा 36। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 57। तो हम 2/2 के डिटरमिनेंट को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर लेते हैं। अब इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक है माइनर एंड कोफैक्टर, या आप इसको कह सकते हो माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, ठीक। माइनर्स और कोफैक्टर्स क्या होते हैं, अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स 3/3 की, सपोज इट्स A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, ठीक।
और हम क्या करना चाहते हैं, हम इसके माइनर कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो माइनर कभी भी आपके पूरी मैट्रिक्स का या डिटरमिनेंट का नहीं होता है। माइनर किसका होता है, माइनर हमेशा होता है आपका एलिमेंट्स का। यानी कि इस मैट्रिक्स के अंदर जब आप इसके डिटरमिनेंट बनाओगे तो जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सारे एलिमेंट्स के लिए एक माइनर होता है हमारे पास। ठीक, अब वो माइनर को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं वो सीखेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये जो हमने मैट्रिक्स ली है, इस मैट्रिक्स से करस्पॉन्डिंग जो डिटरमिनेंट होगा वो क्या होगा हमारा, इस मैट्रिक्स से करस्पॉन्डिंग हमारा जो डिटरमिनेंट होगा वो ये होगा। हम क्या करेंगे, सारे के सारे एलिमेंट्स को वर्टिकल बार से इंक्लोज कर देंगे। A21, A22, A23, A31, A32 और A33। हमेशा आप सॉल्व करने के लिए डिटरमिनेंट बनाओगे और फिर सॉल्व करोगे या कोफैक्टर और माइनर निकालोगे। डायरेक्टली मैट्रिक्स से आप कोफैक्टर और माइनर कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि हम A11 का माइनर कैलकुलेट करें, यानी कि माइनर ऑफ A11। जिस एलिमेंट का माइनर कैलकुलेट करना है, माइनर को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, m से, और उस m के नीचे भी हम दो सबस्क्रिप्ट वही लगाते हैं जो एलिमेंट्स के नीचे लगी हुई हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो M11 है वो इस वाले एलिमेंट का माइनर है। अब माइनर को कैलकुलेट कैसे करते हो, माइनर को कैलकुलेट करने के लिए जिस एलिमेंट का माइनर चाहिए उसके रो और उसके कॉलम को नेग्लेक्ट करो और जितना भी कुछ आपके मैट्रिक्स में बाकी एलिमेंट्स बने उसका डिटरमिनेंट बना लो, यानी A22, A23, A32 और A33। और फिर आप क्या करोगे, इस डिटरमिनेंट को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लोगे क्योंकि ये 2/2 का आपका डिटरमिनेंट हो गया। तो कैसे सॉल्व होगा, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी A22 इंटू A33 माइनस फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी कि A23 इंटू A32। तो इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट का माइनर कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज अगर मुझे माइनर कैलकुलेट करना है, माइनर ऑफ A23, तो इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, m फॉर माइनर और 23 का मतलब 23 पोजीशन पर जो एलिमेंट है उसका माइनर। 23 पोजीशन कौन सी होती है, ये। इस एलिमेंट का माइनर निकालने के लिए इस एलिमेंट की रो और इस एलिमेंट का कॉलम नेग्लेक्ट करो, तो क्या बचा हमारे पास, A11, A12 और A31 और A32। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमने 2/2 का डिटरमिनेंट बनाया जो इस माइनर की वैल्यू होगी। और इसको सॉल्व करने के लिए अगेन क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, A11 इंटू A32 माइनस A12 इंटू A31। तो इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट का माइनर कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू माइनर कैलकुलेट करेंगे। सपोज हम माइनर कैलकुलेट करना चाहते हैं, फाइंड द माइनर ऑफ A31 ऑफ, अब हमारे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है 7 5 9 3 8 4 एंड 6 2 1। ठीक, हमें माइनर कैलकुलेट करना है A31। A31 पोजीशन कौन सी होती है, ये वाली, यानी इस एलिमेंट का माइनर कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो माइनर कैलकुलेट करने के लिए आपको डिटरमिनेंट चाहिए होगा। तो डिटरमिनेंट हो गया आपका 7 5 9 3 8 4 एंड 6 2 1। हमने सारे एलिमेंट्स को वर्टिकल बार्स के बीच में लिख दिया। अब आप क्या करोगे, माइनर कैलकुलेट करना है A31 का, तो A31 का माइनर क्या होगा, M31, यानी इस पोजीशन पर जो एलिमेंट है उसका माइनर कैलकुलेट करो। इसका माइनर कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका माइनर कैलकुलेट करने के लिए A31 हमारी पोजीशन होती है ये वाली, वो हमारी A33 पोजीशन होती है जो मैंने आपको बताई थी। A31 हमारी ये पोजीशन है क्योंकि थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम। इसका माइनर कैलकुलेट करने के लिए इसके कॉलम और इसकी रो को ओमिट कर दीजिए, तो क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेगा 5 9 8 एंड 4। अब आप इसका डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 2/2 का हो गया। 5 4 जा 20 माइनस 9 8 जा 72। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 52। तो ये हमारा माइनर हो गया A31 इस वाली मैट्रिक्स के लिए, या फिर आप कह सकते हो ये हमारा माइनर क्या हो गया, किसका, इस पोजीशन के लिए। तो इस पोजीशन के एलिमेंट का हमने माइनर कैलकुलेट करा। इसी तरीके से आप किसी भी एलिमेंट का माइनर कैलकुलेट कर सकते हो। अब नेक्स्ट हमारा आता है माइनर के बाद कोफैक्टर।
कोफैक्टर और माइनर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। कोफैक्टर्स को कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको माइनर कैलकुलेट करने पड़ते हैं, उसके बाद उसमें कुछ थोड़ा सा चेंज और होता है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, फिर कोफैक्टर को कैलकुलेट कर लेते हो। वो चेंज क्या होता है? वो चेंज सिर्फ इतना होता है कि या तो आपको माइनर एज इट इज सेलेक्ट करना होता है या फिर माइनर को नेगेटिव करना होता है, तो हमें कोफैक्टर मिल जाता है। लेकिन कब हमें माइनर को एज इट इज लेना है, कब हमें माइनर का नेगेटिव करना है, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हमारा कोफैक्टर का एक फॉर्मूला होता है जिसकी हेल्प से इजीली आप सारे कोफैक्टर्स की वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक, अगर सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है कैपिटल ए, ठीक, और उसका एक एलिमेंट है ए आई जे, और हम इस एलिमेंट का क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं? कोफैक्टर ऑफ ए आई जे। तो जैसे माइनर को हम m से रिप्रेजेंट करते थे, कोफैक्टर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? c से, कैपिटल C। और ij का मतलब होता है यहां पर जिस एलिमेंट का आपको कोफैक्टर पूछा जाएगा उसी एलिमेंट का ये क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ, जिस एलिमेंट का आपसे कोफैक्टर पूछा गया है तो ये पोजीशन हमें बताएगी कि ये कोफैक्टर किस एलिमेंट का कोफैक्टर है। ठीक, अब कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? कोफैक्टर निकालने के लिए पहले आप क्या करते हो, उसी एलिमेंट का क्या निकालते हो? माइनर, जैसा कि आपको बताया था हमने mij, और फिर इस माइनर को मल्टीप्लाई किससे करते हो? -1 की पावर i प्लस जे से। यानी कि जो भी सबस्क्रिप्ट आपके एलिमेंट में लिखी है, -1 की पावर में उन दोनों सबस्क्रिप्ट को प्लस करो और फिर उसको उस पोजीशन के उस एलिमेंट के माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमें क्या मिल जाता है? कोफैक्टर मिल जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो कोफैक्टर होगा वो या तो माइनर के बराबर होगा यानी mij के बराबर होगा, या फिर नेगेटिव ऑफ mij के बराबर होगा यानी नेगेटिव माइनर के नेगेटिव के बराबर होगा। तो ये कब होगा? -1 की पावर अगर पॉजिटिव हो जाए तो ये पूरी वैल्यू टोटल +1 हो जाएगी, और अगर -1 की पावर नेगेटिव हुई तो ये पूरी वैल्यू नेगेटिव होगी। तो पॉजिटिव किस केस में हो रही है? अगर i प्लस जे हमारा सम पॉजिटिव आ जाए, तो पॉजिटिव का मतलब हो गया एक तरीके से ये टोटल वैल्यू पॉजिटिव कब होगी? जब i प्लस जे कैसा हो? इवन हो जाए। तो अगर इवन हुआ तो -1 की पावर इवन हमेशा कैसा होता है? +1, तो उस केस में mij एज इट इज आ जाएगा। और अगर हमारे i प्लस जे की जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी? ऑड होगी। तो -1 की पावर ऑड हमेशा नेगेटिव वैल्यू देता है, तो माइनस का mij, तो उस केस में हमारी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। ठीक, तो ये हमारा कोफैक्टर होता है। अब हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि कैसे हम कोफैक्टर कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए हमने क्या करा, हमने माना सपोज हमारे पास एक डिटरमिनेंट है कैपिटल ए, जिसके अंदर हमारे पास वैल्यूज हैं क्या क्या? a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32 एंड a33। ठीक, और हम क्या करना चाहते हैं, हम कोफैक्टर कैलकुलेट करना चाहते हैं 2 1 पोजीशन पर जो एलिमेंट है उसका, यानी C21 कैलकुलेट करना है। तो C21 ये रहा हमारा। तो इसका कोफैक्टर निकालने का तरीका क्या होगा? -1 की पावर दोनों सबस्क्रिप्ट को प्लस कर दो, 2 + 1 इंटू m21। ठीक, अब -1 की पावर 2 + 1 हो गया -1 की पावर 3, और m21 का मतलब हमें 21 वाले एलिमेंट का क्या निकालना है? माइनर। तो आप उसके रो और उसके कॉलम को ओमिट करिए, क्या बचा? a12 a13, a12 a13, a32 और a33, a32 और a33। ठीक, -1 की पावर 3 इज अगेन -1, तो ये हो गया हमारा माइनस, और ये हमने a12 a13 a32 और a33 को एज इट इज लिख दिया। और ये क्या है हमारा? ये हमारा 2/2 का डिटरमिनेंट है, जिसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो अगर हमें अब इसकी वैल्यू निकालनी होगी तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंप्लीफाई करके जो भी आपको मिलेगा वो क्या होगा? कोफैक्टर होगा 2 1 पोजीशन वाले एलिमेंट का, यानी a21 का। अब हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमने सपोज हमने माना हमारे पास एक मैट्रिक्स है कैपिटल A इज इक्वल टू 1 3 7 2 5 4 एंड 1 -1 0। ठीक,
और हम क्या करना चाहते हैं, हम फाइंड करते हैं चाहते हैं कोफैक्टर a22 का, यानी कि हम कैलकुलेट करना चाहते हैं C22, यानी कि A22 एलिमेंट जो है उसका कोफैक्टर हमें कैलकुलेट करना है। तो C22 का क्या मतलब हो गया, C22 आप निकालोगे कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A22, तो ये हो जाएगा आपको -1 की पावर, दोनों सबस्क्रिप्ट को ऐड करो 2 + 2 और इनटू माइनर ऑफ A22 यानी कि M22। अब -1 की पावर 2 + 2 हो गया, -1 की पावर 4। M22 निकालने के लिए जो 22 पोजीशन पर हमारा एलिमेंट है उसका माइनर निकालिए, 22 पोजीशन ये होती है हमारी। तो इसके एलिमेंट के लिए इसके रो और इसके कॉलम को ओमिट कर दीजिए, क्या मिलेगा 1710 1710। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, तो जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, -1 की पावर 4 इज +1 इनटू, इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, क्योंकि ये 2/2 का हमारा डिटरमिनेंट है तो 1 × 0 इज 0 -1 × 7 इज 7, तो 0 - 7 इज -7 और जब उसकी 1 से मल्टीप्लाई होगी तो भी क्या मिलेगा, -7। तो इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कोफैक्टर को कैलकुलेट करने का तरीका। ठीक, अब कोफैक्टर के बाद जो हमारी नेक्स्ट आती है चीज, वो आता है हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। अभी आपने ऑर्डर 1 का डिटरमिनेंट पढ़ा था, फिर आपने ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट पढ़ा, और अब हमें पढ़ना है डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। यानी कि अगर हमारा 2 से ज्यादा ऑर्डर का डिटरमिनेंट होता है तो हम उसको किस तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमें पढ़ना है। ठीक, तो हमने मान लिया कि हमारे पास एक 3/3 का डिटरमिनेंट है। सपोज डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 एंड a33। इसका ऑर्डर 3 है क्योंकि इसमें 3 रोज हैं हमारे पास और 3 ही कॉलम है, तो ये हमारे पास 3 ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट हो गया। ठीक, अब अगर हम इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को सॉल्व करना चाहते हैं तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व नहीं होगा। इसको सॉल्व करने के लिए आपको इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना पड़ेगा, या तो आप एक्सपेंड करिए किसी एक रो के रिस्पेक्ट में या फिर किसी एक कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे। कैसे एक्सपेंड होगा, तो हम इसको फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग या फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे। कैसे एक्सपेंड होता है ये देखिए, पहली रो का पहला एलिमेंट लिया a11, ठीक, उस a11 एलिमेंट की रो और कॉलम को नेग्लेक्ट करो, जो भी बचा उसका डिटरमिनेंट बना दो, a22 a23 a32 a33। ठीक, फिर हमने क्या करा, अब दूसरा एलिमेंट लिया a12, उसके रो और उसके कॉलम को नेग्लेक्ट करा और जो भी बचा वो लिख दिया, a21 a23 a31 और a33। ठीक, इसी तरीके से अब हमने तीसरा एलिमेंट लिया फर्स्ट रो का a13। ठीक, इस एलिमेंट को लिया तो इसके रो और इसके कॉलम को नेग्लेक्ट किया, तो क्या बचा हमारे पास a21 a22 a31 और a32 a31 और a32। ये हमने क्या किया है, ये हमने इस पूरे डिटरमिनेंट को फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग क्या करा, एक्सपेंड कर दिया। 3/3 के डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए किसी भी एक रो के करस्पॉन्डिंग आपको डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना होता है। हमने फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग एक्सपेंड किया, पहला एलिमेंट लिया, उसके रो और कॉलम को छोड़ा, जो बचा वो डिटरमिनेंट लिख दिया। दूसरा एलिमेंट लिया, उसके रो और कॉलम को छोड़ा, जो बचे उनका डिटरमिनेंट बनाया। तीसरा एलिमेंट लिया, उसके रो और कॉलम को छोड़ा, जो बचा उसका डिटरमिनेंट हमने बना दिया। अब इनको अल्टरनेट प्लस माइनस सिंबल देने होते हैं। पहला वाला हमारा ऑलरेडी प्लस है तो यहाँ पे प्लस नहीं लगाएंगे, इसको माइनस, इसको प्लस। तो ये हमारा तरीका होता है 3/3 के डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने का। अल्टरनेट, पहले आपने एक एक एलिमेंट लेकर उसके रो और कॉलम को ओमिट करा, बचे हुआ डिटरमिनेंट लिख दिया, और फिर अल्टरनेटिवली आपने प्लस माइनस प्लस सिंबल दिए। तो ये हमारा एक्सपेंशन हुआ इस 3/3 के डिटरमिनेंट का। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, ये सब हमारे कैसे बन गए, अब रिड्यूस हो गए 3/3 से सारे डिटरमिनेंट किसमें बदल गए,
2/2 में, जिनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर इजीली सॉल्व कर सकते हो और वैल्यू इसकी सिंप्लीफाई हो जाएगी। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, अब एक एग्जांपल हम लेकर चलते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डिटरमिनेंट है 1 1 0 2 -1 3 4 1 6। ठीक, इसको हम सॉल्व करना चाहते हैं। तो हमने क्या करा, पहला एलिमेंट लिया 1, उसके रो और कॉलम को ओमिट करा, बचे हुए का डिटरमिनेंट बनाओ -1 3 1 6 -1 3 1 6। फिर दूसरा एलिमेंट लिया पहली रो का 1, उसके रो और कॉलम को ओमिट करा, क्या बचा 2 3 4 6 2 3 4 6। फिर थर्ड एलिमेंट लिया 0, उसके रो और कॉलम को ओमिट करा, क्या बचा 2 -1 4 1 2 -1 4 एंड 1। ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस प्लस सिंबल हमने इनको दे दी। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये 1 एज इट इज आएगा, क्योंकि ये 2/2 का डिटरमिनेंट है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व हो जाएगा। पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, -1 × 6 इज -6, उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं किसको, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 3 1 जा 3, ये -1 एज इट इज रहा। यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 2 जा 12 -4 3 जा 12, अगेन प्लस 0, ये हो गया 2 1 जा 2 और माइनस, और एक ये आएगा 4 × -1 -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारा। वैसे तो यहाँ पर 0 है, तो 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0 ही मिलता है, तो ये वाले टर्म को आप डायरेक्टली भी 0 लिख सकते हो। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया -6 और -3 -9, -9 की 1 से मल्टीप्लाई हुई -9, ये हो गया 12 -12 0, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो क्या मिलेगा, ये हो गया आपका 1 × 0 0। अगेन 2 4 + 2 6, 6 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 0। अब इस पूरे को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करके आपको एक वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज -9। तो इस तरीके से हम 3/3 के डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक, अब आपको इसके बाद पढ़ना है अपना प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट्स। प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट्स में हमें क्या पढ़ना है, अगर सपोज हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं A और B, और हम क्या करें, उन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करें और उस मल्टीप्लिकेशन का डिटरमिनेंट निकालें, या फिर क्या करें, दोनों मैट्रिक्स का अलग अलग डिटरमिनेंट निकालें और उसको मल्टीप्लाई कर दें। दोनों केसेस में रिजल्ट हमारा कैसा होता है, सेम होता है। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू बस हम सॉल्व करते हैं। हमने मान लिया हमारे पास एक मैट्रिक्स है कैपिटल A, ये कितनी है 3 0 4 1। एक मैट्रिक्स है कैपिटल B, ये कितनी है 2 6 1 4। पहले हम इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हम कैलकुलेट कर रहे हैं ए बी को। मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है दो मैट्रिक्स का, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6 और 0 1 जा 0, टोटल क्या हो गया 6। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, 6 3 जा 18 और 0 4 जा 0, तो टोटल क्या हो गया 18। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8 और 1 1 जा 1, टोटल क्या हो गया 9। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से कराओ, 4 6 जा 24 और 1 4 जा 4, टोटल क्या हो गया 28। अब आप इस मैट्रिक्स का ए बी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर लो। डिटरमिनेंट कैसे कैलकुलेट होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर। तो पहले 6 की मल्टीप्लाई 28 से होगी, तो क्या मिलेगा 6 8 जा 48, कैरी 4 और 6 2 जा 12 और 4 16, माइनस, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 18 9 जा 162। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा 168 माइनस 162 इज इक्वल टू 6। ये हो गया हमारी लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर। अब आप ए का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे। पहले ए का डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करिए, 3 1 जा 3 माइनस 0 4 जा 0, सॉल्व करके क्या आ गया 3। अब हमें बी का डिटरमिनेंट चाहिए, तो बी का डिटरमिनेंट हमने सॉल्व करा, बी का डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ 2 6 1 4 2 6 1 4, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करिए, 4 2 जा 8 माइनस 6 1 जा 6, सॉल्व करके क्या आ गया 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अब हम डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी निकालेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 3 इंटू 2 यानी कि 6। तो आपने देखा कि हमने क्या करा, दो मैट्रिक्स थी, या तो उन दोनों मैट्रिक्स को
या तो हम दोनों मैट्रिक्स को क्या करें, मल्टीप्लाई करके उनका डिटरमिनेंट निकालें, या पहले दोनों मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालें और उनको मल्टीप्लाई करें। दोनों केस में हमारा रिजल्ट कैसा होता है, सेम होता है। तो ये हमारा होता है प्रोडक्ट्स ऑफ डिटरमिनेंट्स। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, कल हम इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।